आज के शो में। 5 माह में डॉलर की कदर में 15 रुपए 57 पैसे का इजाफा, तशवीश की लहर। डॉलर साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया, ताबड़तोड़ महंगाई की पेश गोइयां। दरामदाद में होश रुपा इजाफा, हुकूमती माशी टीम सर जोड़कर बैठ गई। दरामदाद के तखमीने में $1 अरब का फर्क कैसे आ गया, कड़े सवालात उठने लगे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, हम सब इस वक्त जहन में हम यही सोच रहे हैं गवर्नमेंट अब की तरफ से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ये कह रही थी, जो ऑफिशियली हमने देखा था स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे थे कि इट इज़ अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, बल्कि मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा था इट शुड बी टॉक्ड अबाउट विद हैप्पीनेस बिकॉज इट वाज अ साइन दैट इकोनॉमी वाज ग्रोइंग। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो हमारा खसारा है, तो वो जब बढ़ रहा था तो उस पर हमें बताया गया लास्ट मंथ कि ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छा सिग्नल है कि मईशत रिकवरी की तरफ जा रही है। मैंने यहाँ पे हुकूमती तर्जुमान से, जैसे पार्लियामानी सेक्रेटरी कॉमर्स थी पिछली दफ़ा, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अब जो हो रहा है ये सस्टेनेबल ग्रोथ है, आप फिक्र नहीं करें। अगर इंपोर्ट्स बढ़ भी रहे हैं तो ये इंपोर्ट्स मशीनरी और जो रॉ मटेरियल है उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब कंसर्निंग रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। शौकत तरीन साहब इजलास बुला रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री बैठी हुई है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के प्रोजेक्शंस के $1 अरब का फर्क है, यानी उन्होंने कहा $5.5 अरब रहेंगे इंपोर्ट्स, वो $6.5 अरब हो गए। इतना बड़ा फर्क आ गया। शौकत तरीन साहब ने कहा जी कि जो रिपोर्ट हुआ है बाकायदा के, शौकत तरीन साहब ने इस पर बोला कि किस तरह ये मुमकिन, ये कैसे हो गया कि आपकी प्रोजेक्शन $1 अरब से फर्क पड़ गया। तो उन्होंने कहा हम तो पिछले 3 साल के एवरेज के हिसाब से देख रहे थे। तो उस पर उनको कहा गया जी कि आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करें। लेकिन इसके बावजूद क्यों इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं? डॉलर बेकाबू है। आज डॉलर 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है, 15 रुपए 57 पैसे का इजाफा हो चुका है इस पर चंद माह में। मई से लेकर अब तक, मई में 152 के करीब था, अब इतना ऊपर आ चुका है। हुकूमत की तरफ से कोई मतलब नहीं। मैं मोहम्मद जुबैर साहब की ट्वीट देख रहा था कुछ देर कबल, वो कह रहे थे कि बेकाबू है इस पर, लग रहा है कोई कंट्रोल ही नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट का इकोनॉमी के ऊपर और डॉलर के ऊपर, स्पेसिफिकली ट्रेड डेफिसिट के ऊपर। मेरे साथ हारून शरीफ साहब हुकूमती माशी टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं और साबिक चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब माहिर मईशत, और शमसुल इस्लाम खान साहब जो कि हैं KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं पहले शमसुल साहब से पूछना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि आपकी नज़र होती है कमोडिटीज़ वगैरह पे, एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स बढ़ क्यों रहे हैं? मैंने कुछ ब्रेकअप देखा तो कुछ वन ऑफ आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल और कोविड वैक्सीनेशन, $200 मिलियन का इम्पैक्ट है। इसके अलावा वजह क्या है बढ़ने की, क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आपने देखा कि जो आपका जो पास्ट जो इंपोर्ट बिल आया उसमें एक मेजर कंपोनेंट जो था वो आपका फूड का इंपोर्ट था। वो तकरीबन $8 बिलियन की तकरीबन इंपोर्ट पहुंच गई। हमारे यहाँ लोकल कंजम्पशन जो है बढ़ रही है आबादी के साथ, लेकिन प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। और ये वजह हुई कि आपने देखा कि पिछले जो है जो मेन स्टेपल फूड थी उसके ऊपर प्राइस का क्राइसिस आया, शुगर बढ़ी, आटा बढ़ा, तो हुकूमत को इंपोर्ट करने के लिए प्लान किया। लेकिन ये जो तरीका था ये इतना सही तरीका नहीं था, क्योंकि एफिशिएंट जो इंपोर्ट्स होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर करता है। हुकूमत ने डिसीजन लिया कि हम खुद इंपोर्ट करेंगे, TCP के जरिए इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद भी उसको मार्केट में लेके जाएंगे। और बल्क जब क्वांटिटी आप इंटरनेशनल मार्केट में अनाउंस कर देते हो प्री मेच्योर कोई डील करने से पहले, तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं। यही देखा था कि हमें पिछले साल जो कोटेशंस मिली थी वो भी हाई मिली थी, और इस वक्त जो प्राइस की जो अब दोबारा फ्लोट किए जा रहे हैं टेंडर और इंपोर्ट हो रही है शुगर की, अगर आप देखें तो वो कोई $637.10 की इंपोर्ट हुई है फूड इंपोर्ट्स का। कितना मेजर इंपैक्ट अगर आप देखोगे सारा आपका जो है 8 बिलियन की वो आ जाती है। आप के साथ देखें कि आप गाड़ियों की इंपोर्ट्स भी हुई है बहुत ज़्यादा, हमारी मशीनरी की हो रही है, टर्फ की वजह से एक्सपेंशन हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर में भी एक्सपेंशन हुआ, लेकिन अननेसेसरी इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। मोबाइल फ़ोन की भी इंपोर्ट्स देखें कि वो भी काफ़ी हुई। जब हम पाकिस्तान में असेंबलिंग शुरू कर दी है हमने, तो फिर हमें उसको इंपोर्ट को जो मोबाइल फ़ोन की उसको डिस्करेज कराना था, लेकिन वो भी इंपोर्ट हो रही हैं। साथ ही क्यों इंपोर्ट बढ़ रहे हैं गाड़ियों और मोबाइल के? लोग पैसा ज़्यादा आ गया। देखें जी, इसमें क्या होता है कि एक होता है तरीका कि जहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है और तमाम सेक्टर के जो लोग होते हैं, जो लाइफ स्टाइल लोगों का गरीब हैं, अमीर हैं, सब उन सब की इनकम बढ़े। यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपकी जो मिडिल क्लास है वो नीचे जा रही है। अगर आप देखेंगे पॉवर्टी के आपकी जो फिगर्स आई हैं और भी वर्ल्ड बैंक ने जो बताया है कि अब कुछ 68% तक जो लोग हैं उनके पास सफिशिएंट और हेल्दी फूड खाने के लिए, जो होलसम फूड है उसकी गुंजाइश नहीं है उनके पास।
वो लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये मतलब ये कि गुर्बत भी हुई है और साथ ही बहुत सारे लोग जो क्योंकि इकोनॉमी अगर आप ओवरऑल देखो ना कि कसिनो इकोनॉमी का मॉडल चला आ रहा है काफ़ी अरसे से। अगर आप पिछले दौर में भी देखें तो यहाँ पर कुछ सेक्टर्स में रियल एस्टेट के काम में लोग करते हैं, प्रॉपर्टी को पार्क करते, पैसा सारा पार्क करते हैं। वो आपकी इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ नहीं आती, लेकिन वहाँ पर देखा जाएगा कि 1 लाख का प्लॉट होता है वो करोड़ों में हो जाता है। तो एकदम से विंडफॉल प्रॉफिट जब आता है, और उस सेक्टर को आप देखो कि हमने कभी भी करेक्शन करने की कोई पॉलिसी नहीं लेकर आए, क्योंकि ज़्यादातर पैसा जो है वो वहाँ पार्क हो रहा है और उससे आपकी ग्रोथ में कोई खास कमी नहीं आ रही। गाड़ियों का जिक्र किया था हारून शरीफ साहब, गाड़ियों के हवाले से मेरी आपसे बात भी हुई थी और इससे पहले भी ऑटोमोबाइल पॉलिसी हुकूमत लेकर आई थी। उसके बावजूद मैंने अभी इंपोर्ट्स देखे तो इस माशी साल के पहले 2 माह के अंदर 9,200 गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं। तो ऑटोमोबाइल पॉलिसी हम लेकर आए थे कि लोकल जो ऑटो इंडस्ट्री है वो फैसिलिटेट होगी, उसके बावजूद 9,000 से ज्यादा गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं। फायदा क्या हुआ ऑटो पॉलिसी का फिर हारून शरीफ साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इससे पहले तो एक बड़ा बेसिक कमेंट है कि ये कोई इतनी हैरत की बात नहीं है डॉलर का ऊपर जाना। ये हमारी इकोनॉमी की अगर आप तारीख देखें तो ये एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो है आपका करंट अकाउंट का, जब भी हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है नहीं और उसका बिल बढ़ना शुरू हो जाता है। और हमारा इन्हिसार जब इंटरनेशनल कमोडिटीज़ पर, ऑयल पर, चीज़ों पर आता है तो प्रेशर आ जाता है। दूसरी चीज ये है जो आपने गाड़ियों की बात की है, अगर आप देखें 9,200 के नंबर से ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है कि 3,000 उसमें से नई कारें इंपोर्ट हुई। अब जो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एक तो है कि जिनको हम यहाँ असेंबल करते हैं तो पार्ट्स आते हैं, बट जो क्योंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेरे पास उस वक्त ऑटो पॉलिसी की कस्टडी थी, वहां पर हम सिर्फ 100 नई गाड़ी एक कंपनी को इंपोर्ट करने की इजाजत देते थे जो लॉन्च करना चाहती है। तो मेरे लिए जो तज्जुब का बायस ये हुआ है कि 3,000 नई और मोस्टली महंगी वाली एसयूवीज वो कैसे इंपोर्ट हो गई हैं इन हालात के अंदर। बाकी चीजें इस वक्त ये है कि जब आपको ताज्जुब क्यों हुआ है और प्रोडक्शन ताज्जुब क्यों हुआ है, मतलब इंपोर्ट अलाउ नहीं है क्या एसयूवीज का? 3,000 जो एक साथ आप कह रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा डिलीशन प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम एक रेशो तय करते हैं मैन्युफैक्चरर के साथ कि इतने पार्ट्स पाकिस्तान में बनेंगे, इतने पार्ट्स हम आपसे इंपोर्ट करेंगे, इस कीमत पर करेंगे और यहाँ असेंबल करेंगे। तो मुझे लग ये रहा है कि उसके अंदर लैप्सेस हुए हैं, क्योंकि जो नंबर मैंने देखा है उसमें 3,000 नई कारें इंपोर्ट हुई हैं। सिमिलरली और लग्जरी आइटम्स भी इंपोर्ट होते जा रहे हैं। तो जब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और जो हमारा एक्चुअल चीज है, जो हमारे रिजर्व्स हैं या जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, वो इस वक्त जो है वो ना तो एक्सपोर्ट लेड आ रहा है कि हमारा इनकम आ रही हो, मोस्टली ये बोरोइंग का पैसा है। जैसे हमारा रशियन डिजिटल अकाउंट है वो भी बोरोइंग है, बिकॉज हमें कल को वापस करना है। तो हमारे पास जो एक्चुअल जो सस्टेनेबल ग्रोथ आती है जिसकी बात करते हैं, वो या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पैसे पे आती है या एक्सपोर्ट की अर्निंग्स पर आती है। और ये दो चीजें जब तक नहीं आएंगी इकोनॉमी के अंदर, ये फ्रेजिलिटी रहेगी और थोड़ी सी तब्दीली पे डॉलर रूपी पैरिटी में एडजस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, खास तौर पे जबकि स्टेट बैंक एज ए पॉलिसी इंटरवीन मार्केट में मेरी समझ के मुताबिक नहीं कर रहा है। अच्छा हारून साहब, आपने जो बात बोली कि ये जो गाड़ियों का इंपोर्ट है, आप कह रहे हैं अलार्मिंग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को देखना है। अगर इंपोर्ट आइटम्स जो गाड़ियां पूरी एसयूवीज इंपोर्ट हो रही हैं पार्ट्स के बजाय, उसकी जो कॉम्पोजिशन के बजाय कि कुछ पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, तो ये कहाँ पर आती है जिम्मेदारी, किसको देखना है? जी, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का काम है। मुझे इसके ऊपर कैपेसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पिछले 3 महीने की एवरेज एक्सपोर्ट की निकाल के टारगेट दे देती है, तो ये तो एक बहुत ही कमजोर तरीका है उसको असेस करने का। और ये मैं पहले भी जब हुकूमत में भी था तो उस वक्त से ये रेज कर रहा हूँ कि हमें इन मिनिस्ट्रीज की टेक्निकल कैपेबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। मैंने लिखा भी है इसके ऊपर। हमारे पास पूरी कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक भी ट्रेड इकोनॉमिस्ट नहीं है।
तो वो जब सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स करते हैं तो वो पुराने कट पेस्ट करके कर देते हैं, फिर कंट्री को शॉक लगता है और हम रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। सही। और दूसरा, हमारी एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस वरीसम है। मैं एक्सपोर्ट्स पे आऊंगा, 2.2 बिलियन साहब मौका दीजिएगा, मैं एक्सपोर्ट्स पे आऊंगा। शाहजाद सिद्दीकी साहब, हमने इंपोर्ट की पहले बात करें तो स्टेट बैंक कह रहा है कि जो स्टेट बैंक की प्रोजेक्शन है उससे ज़्यादा प्रोजेक्शंस दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। $70 बिलियन की, तकरीबन $9 अरब का फ़र्क है। उसके बावजूद भी वो प्रोजेक्शंस में इतने फ्लॉज हैं, $1 अरब ज़्यादा आ गया 3 हफ्ते में। ये यकदम इंपोर्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रेशर क्यों आ रहा है रुपये के ऊपर? शाह साहब देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मौजूदा हुकूमत मईशत को जो इस्तेमाल कर रही है वो इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, एक लीपापोती की मईशत है, उसको और कौम से ये हक़ाइक़ छुपा रहे हैं कि मुल्क को जो ख़तरात दरपेश हैं, मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनको समझते तो ज़रूर होंगे मगर कौम से छुपा के हक़ाइक़ सही नहीं बता रहे। पहले तो ये बताएं कि लगातार हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों गिर रहा है? पिछले साल भी गिरा, इस साल भी गिरा। अगर मईशत वाकई ठीक है तो ये क्यों गिर रहा है? नंबर 1 मुझे कोई समझा तो दे। अब ये मुझे नजर आ रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में एक झटका लगने वाला है, क्योंकि आप $2.4 अरब का लेकर आ गए थे बाहर से पैसा, किसका था क्या था, एक झटका वहां मुझे आता नजर आ रहा है। तिजारती हुआ ये है कि 2000 अरब का जब आपने पैकेज दिया, वो उसका बेशतर हिस्सा ताकतवर तबकों को चला गया पेंडेमिक की आड़ में, और आपने जरूरत से ज्यादा रुपए की कदर गिरा दी। जब अफरात ज़र से आप नीचे रखेंगे डिस्काउंट रेट को और सस्ती शरह सूद पर कर्जे देंगे तो वो इम्पोर्ट शुरू हो गई, गैर जरूरी इम्पोर्ट भी शुरू हो गई, गाड़ियाँ भी शुरू हो गई, जो रॉ मटेरियल बाद में चाहिए था वो भी ले आए, सारा ड्रामा शुरू हो गया। मुझे ये बताया जाए कि स्टेट बैंक ने फरवरी से जून 2020 तक 13-25 से जो 7% पर लेके आए, हालांकि अफरात ज़र 11% भी था, और उसके बाद से 13-14 महीने से उसको बरकरार रखा है। आप मन की तरह शुरू पर कर्जे दे रहे हैं, खुदा के गजब से डर रहे हैं, बचतों पे आप हौसला शिकना कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि किसी को ये पता है कि इस हुकूमत के 3 साल के दौर में जो मजमूई कर्जे बढ़े हैं वो है 18,000 अरब रुपया। और कभी हुकूमत ने कौम को बताया कि आज़ादी के 66 साल के बाद, 66 ईयर्स के बाद 30 जून 2013 को जो पाकिस्तान के मजमूई कर्जे थे वो 16,404 थे, 440 थे। तो जो 66 साल में इकट्ठे हुए थे उससे ज्यादा तो आपने बढ़ा दिए। फिर आप बैरूनी कर्जों को देखें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका आया नहीं है। 27 अरब डॉलर के कर्जे जून तक बढ़ गए हैं, उसके बाद मजीद बढ़े हैं। तो 3 साल में अगर आपके 27 अरब डॉलर के कर्जे बढ़े हैं तो मुझे बताया जाए कि 9 अरब डॉलर सालाना, ये तो पाकिस्तान में कभी आए नहीं थे। कभी 6%, $6 बिलियन, $7 बिलियन, $4 अरब, ये हमारे सालाना बढ़ा करते थे। क्या राइट ऑफ कैप, क्या ये तो नहीं हो रहा कि जो कारकुनों के नाम पर तरसीलात हैं जो कारकुनों की नहीं है? ये अभी आपने देखा कि इस हुकूमत के दौर में $74 अरब की तरसीलात आ गई जो पहले से $15 अरब की। स्टेट बैंक, ये बड़े अहम सवाल हैं। जैसा एक ब्रेक हमें लेनी है। पूरा कर लो। जी जी, आप पूरा कर लें। अच्छा रहता। चले हम ब्रेक लेते हैं, शायद सब ब्रेक के बाद आते हैं वापस। बड़े अहम सवाल आते हैं और अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें घबराने की ज़रूरत है जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है, और हमें क्यों घबराना चाहिए। और अब ये एक इंप्रूविंग साइन नहीं है, रिकवरी का साइन अब नहीं है जो इकोनॉमिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं, जो बातें हम सुन रहे हैं। इस ब्रेक के बाद मज़ीद सवाल हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपको बता रहे हैं कि डॉलर बुलंद तरीन सतह पर 1 साल की आ चुका है। आखिरकार ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और हमने देखा है जो रिपोर्ट भी हुआ है, जिस तरह के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो कमर्शियल जो इस पर ट्रेड ऑफिशियल्स होते हैं उनको बोला है कॉमर्स मिनिस्ट्री के कि आपने इस वक्त प्रोजेक्शंस किस तरह से की थी। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक 1 माह पहले कह रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना इकोनॉमी की रिकवरी शो करता है, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो क्या उनकी प्रोजेक्शन, वो भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे कि आगे चलकर ये हमारे लिए इस पर सरदर्द हो जाएगा, अब हम सर जोड़ के बैठेंगे, इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो मैं शमसुल साहब से पहले आपसे पूछूं पे उनकी तो चलें, वो तो एक ब्यूरोक्रेट्स देखा, गवर्नर स्टेट बैंक तो मईशत को समझता है, वो भी कह रहे थे बड़ा अच्छा हो रहा है सब जो हो रहा है। देखिए, कोई भी शख्स जहाँ भी बैठा होता है वो अपने डिसीजंस को और अपने वो सारे टारगेट्स को देखने के लिए अपने आप को डिफेंड तो करता है। लेकिन हमारे, अगर आप थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको बता दूँ कि
तो गुज़श्ता 3 साल से हमने वो मिस्टेक्स किए हैं जो माजी की हुकूमतें भी करती रही थी। और हमारी जो ग्रोथ की बात करते हैं कि जी आपकी ग्रोथ में रिकवरी हो रही है या प्रोडक्ट बढ़ रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पे। हमने इंटरनल सेक्टर पे तो कर ली, यहाँ तो ग्रोथ आपकी आ गई। आप सीधा सा फार्मूला है कि आप क्रॉप्स की फिगर बता दें कि इतनी क्रॉप्स हो गई, ये हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गई, ये सारी मिला के आपने बना दिया। लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर पे हम वुल्नरेबल रहे। क्यों? हमारी डेट जो है वो 122 अरब डॉलर जो 30 जून का बताते हैं, आज 126 से ऊपर पहुंचा हुआ हमारा, अगर आज इस वक्त भी लेते हैं। तो उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स अगर 25 बिलियन पे आती हैं तो ये ग्रोथ कोई वाह वाह करने वाली, सेलिब्रेट करने वाली नहीं थी। हमें आज एक्सपोर्ट करनी थी 35 to 40 बिलियन तक की। होता क्या है कि आप देखें हमारे रीजनल में जो कंपेटिटर्स हैं, चाहे आप चाइना को ले लें, इंडिया को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, ये सारे वो मुल्क हैं जो अपने एक्सपोर्टर्स को अपनी जो प्रोडक्शन जो वहाँ पे जो प्रोड्यूस बन रही हो रही है या मैन्युफैक्चर हो रही है उसको इंसेंटिवाइज करते हैं और उसको वर्केबल बनाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आज दुनिया में ये हो गया है कि जब से कोविड का आया है तो बाइंग पावर लोगों की श्रिंक हुई है, सस्ती प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती हैं और जो मुल्क ज़्यादा सस्ता देता है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ती हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखो तो फार्मूला एक्सपोर्ट का पॉलिसी का वो ये है कि लोकल प्रोडक्शन, लोकल ग्रो करो, कंज्यूम करो और माइनस जब करने के बाद जो आपके पास सरप्लस बचता है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हैं या आपकी दूसरी चीज़ें हैं, वो फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी तो अनफॉर्चुनेटली एक मॉडल ऐसा बना हुआ है कि हम वही चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हम खुद लोकल मार्केट में भी यूज़ कर रहे हैं। हमें चाहिए था कि हमें वियतनाम की तर्ज पे अपने उन चीज़ों को जो हम यहाँ पे लोकल कंज्यूम नहीं करते, हमारी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी उसके अंदर। हमारे गवर्नमेंट को पॉलिसी देनी चाहिए कि वो यहाँ पे ग्रो करते वो क्रॉप्स जो हाई वैल्यू हैं। हमारा देखें 4 क्रॉप से आगे हम बढ़े नहीं और चारों क्रॉप जो है वो $400 से नीचे की हैं। चाहे आपका गन्ना ले लें, चाहे आप राइस ले लें या वीट ले लें, कोई भी क्रॉप आप उठा के देखें तो वो $400 से पर टन से ऊपर बढ़ी। टेक्सटाइल का तो बड़ा शोर है कि बड़ा देखिए टेक्सटाइल का जो फिगर आई, क्योंकि इससे पहले फिगर आपकी कम हुई थी, लेकिन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह ये थी कि इंटरनेशनली जो है बहुत सारे कंट्रीज़ जो है उनके पास कैपेसिटी नहीं थी बना के डिलीवर करने की, वहाँ पे लॉकडाउन था। जैसे आपका मार्केट इंडिया की आपके सामने है, बांग्लादेश के सामने, तो वो ऑर्डर डाइवर्ट हुए और डाइवर्ट होने के बाद पाकिस्तान को ऑर्डर मिला। लेकिन अब जब हमारी जो प्रोडक्शन है, जो रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर हमारी टेक्सटाइल्स पूरी डिपेंड करती है और वो अब हमारी कम होती जा रही है, 6-7 मिलियन को 6 मिलियन तक की पिछली दफ़ा बिल आई थी, इस दफ़ा प्रोजेक्शन की 10 की, उसके बाद फिर डाउनवर्ड किया, अब 8 पे लेकर आए, ये 7 से ऊपर नहीं जाएगी। तो वो मटेरियल जो आपको अपनी एक्सपोर्ट के लिए चाहिए वो अपना लोकल ख़त्म हो गया, तो आपको वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हाई वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, हमारी टेक्सटाइल जो है वो सस्ते आइटम वाली हो रही है। हम जो ये सूट जो आप और मैं पहनते हैं ये ज़्यादातर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होते। हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर होजरी की टी शर्ट चली जाएंगी या हमारे पास जो होम टेक्सटाइल आपकी जो है जो बेड की और पिलो कवर ये जाते हैं। हमें हाई वैल्यू पे जाना चाहिए था ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और उसका हल ये था कि हम हुकूमत को चाहिए कि इंसेंटिव प्लान लाते और वो प्लान ये है कि अगर आपको कोई कैश देने के लिए आपके इंसेंटिव नहीं है लेकिन आप बोनस वाउचर स्कीम लेके आओ। अभी आपने देखे ना ये कि रिडीम करने वाले कार्ड दिए कि फॉरेन रेमिटेंस भेजेगा तो उसको हम कार्ड दे देंगे। इसी तरह से एक्सपोर्टर्स को वाउचर देते, उसको $1 के ऊपर ₹5 का या 5% का आप देते हो, क्योंकि आपकी जितने रिजर्व आपने बिल्ड किए हैं वो 7% से लेकर 8.5% पे आपने इंटरेस्ट देके इंटरनेशनल मार्केट से लेकर आए हो, चाहे वो RDA अकाउंट है वो आपको वापस भी करना है, ठीक है। लेकिन आपके एक्सपोर्टर को अगर आप वो इंसेंटिव 5% पे देते तो पाकिस्तानी हर वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी वो वर्केबल हो जाती और उससे आपकी जो 10-12 आइटम है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि तकरीबन 40, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, 40% तक हमने डिवैल्यू कर दिया पैसे को, उसके बाद हम $25 अरब पे खड़े हुए हैं। तो ये तो जरदारी साहब भी पहुंचा चुके थे, पीपल्स पार्टी, हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी पहुंचा चुकी थी और इससे अच्छी हमारी करेंसी थी डॉलर के अगेंस्ट। तो इसका फायदा क्या हुआ, किसको फायदा हुआ ये 40% जो डिप्रिसिएशन हुई रुपये की, इसका डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब? ये बड़ा अहम बात आपने की है। उस वक्त $88 का डॉलर था, 88 रुपीज का 2011 में जी। जो $25 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट था। आपने कई सौ अरब के कंसेशन दे दिए, सस्ती शरह सूद दे दी, सब कुछ कर दिया, रुपए को गिरा दिया। तो ये जो रुपए गिर रहा है ये सर्जरी है, यानी आपने दवाई से इलाज करने के बजाय हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं कहते इसको इसके हाथ को काट के फेंक दो, ये ठीक हो जाएगा। तो ये तो सोच ही गलत है। वो तो गवर्नर स्टेट बैंक तो ये कह रहे थे कि करंट अकाउंट जो है 2% रहेगा GDP का, और मुझे याद है मैंने आपके प्रोग्राम में जून में कहा था कि अगले साल ये $10 अरब से ऊपर जाने वाला है। अब देखिएगा ये करंट अकाउंट $10 अरब से ऊपर जा रहा है। आपकी बरामदात जो बढ़ी हैं वो तो 2011 के लेवल पर है। इस हुकूमत के दौर में $2 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ी है तमाम कंसेशंस के बाद, और $9.5 अरब की रेमिटेंसेस बढ़ी हैं।
वो रेमिटेंस है जिसका बड़ा हिस्सा बाहर चला गया। तो ये, लेकिन एक चीज जो गलत हुई है, मैं एग्री नहीं करता, इंटरनल जो आपकी ग्रोथ है वो लीपापोती की ग्रोथ है। आप कम शरह सूद पे कर्जे दे रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कह रहे हैं काला धन लगा दें, 2000 अरब रुपए का आपने पैकेज दिया हुआ है, टेक्सटाइल को इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। ये सारी उम्र जब ये बैसाखी आप हटाएंगे तो ये ग्रोथ जो इंटरनल है ये लीपापोती की है, ये कोई रियल स्तर नहीं है। ना आपने टैक्स की वसूली बढ़ाई है, ना आपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसकी वजह से मैं शायद काटना हो, इस वक्त ब्रेक लेनी हो। इस ब्रेक के बाद आएंगे वापस, डॉक्टर शहनशाह से आपकी बात से शुरू करेंगे और हारून शरीफ साहब से बात भी करेंगे, शमसुल इस्लाम साहब से भी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात और अहम तरीन सवालात। डॉलर आखिरकार क्यों बढ़ रहा है और इतनी इस कदर में इजाफा, और हुकूमत आखिर सोच क्या रही है। पहले तो कहा गया कि बड़ी अच्छी बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ अ पॉजिटिव साइन। अब अलार्मिंग सिग्नल्स, अलार्मिंग बेल्स बज रहे हैं, अलार्म बेल्स बज रहे हैं, और हुकूमत सोच रही है कि आखिरकार क्या हो रहा है। सर जोकर माशी टीम बैठ चुकी है, बड़े अहम फैसले हो रहे हैं उसमें, सोचा एक दूसरे पर तनकीद भी हो रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री पर डाल रही है। ये सारे अहम सवाल। शायद सीरीज़ आप गुफ्तगू कर रहे थे, ये बताइए कि ये जो हमारे जो सवाल मैंने पूछा था कि 40% हमने डीवैल्यू कर दिया, जरदारी साहब के दौर में हम 25 अरब डॉलर अचीव कर चुके थे एक्सपोर्ट्स, अब हमने 40% करके क्या हमने तो नुकसान ही पहुंचा दिया मीशत को। कर्जा जात 1800 अरब बढ़ गया अभी रिसेंट डिवैल्यूएशन से, इसका फायदा किसको हुआ? देखिए, फायदा तो उनको हुआ जिन्होंने के कर्जे लिए सस्ती शरह सूद पर। जी, शरह सूद गिरा के फायदा उसको हुआ कि टैक्सों की चोरी के जो नुकसानात हैं वो बैंकों से डेफिसिट फाइनेंसिंग कर ली, और बैंकों ने निजी शोबे के कम दिया और हुकूमत को ज्यादा दे दिया। कुछ इससे सूरत हाल है कि 5000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है चंद वर्षों में निजी शोबे के कर्जों में, और हुकूमत को जो कर्जे दिए उसमें 10,000 अरब का हुआ है। मुझे कोई बताया कि कभी आपने दुनिया में देखा कि कमर्शियल बैंक्स का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और वो भी डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये लीपा पोती की मईशत चल रही है। पिछले साल निजी शोबे के जो कर्जों में इजाफा हुआ है कई सौ अरब रुपए का सस्ती शरह सूद पर, वो बैसाखी आपने लगा दी। दूसरी बैसाखी लगाई कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में काला धन आप लगा दें। तीसरे आपने कंसेशन दे दिए 2000 अरब का पैकेज। और चौथे ये कि जो रेमिटेंसेज आती है, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि एक साल में अगर 20 अरब डॉलर की रेमिटेंस आई, उसी साल दूसरे तरीके से 15 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो वो तो 111(4) के तहत जो तफसीलात आती हैं तो कई सौ अरब का टैक्सों को तो नुकसान हो जाता है, मगर जो 14 अरब डॉलर की इसमें तफसीलात 74 अरब डॉलर में से हैं जो कारकुनों की हैं वो तो रुकती हैं, बाकी बड़ा हिस्सा चला जाता है। तो वो जो 74 अरब डॉलर है उसका रिफ्लेक्शन क्यों नजर नहीं आया? ये जो आपके कर्जे बढ़ गए 27 अरब डॉलर, उसका रिफ्लेक्शन नजर क्यों नहीं आया? उसकी वजह यह है कि सारी ये लीपापोती की मईशत है। अवाम को बताएं कि ये है। और मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि उनके जो पुराने नजरियाती लोग हैं अपने उनको साथ बिठाएं, अपना 10 नुकाती हिकमत अमली को सामने लाएं, अपनी पिछले मंशूर को सामने लाएं, जिससे 100% इनहराफ करके ताकतवर तबकों को जितनी मराद दी गई हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दी गई। टैक्स चोरी करने वालों को जितनी टैक्स एमनेस्टी 3 दफे आ चुकी हैं। और आपने ये भी कह दिया, देखिए मैं आपको एक मिसाल बड़ी वाज़ेह दे दूं कि यहाँ से लूट के जो दौलत गई थी बाहर, उस पर जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको आपने कहा 6% दे दें और वो पैसा बाहर रख लें। अब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लूट के मैंने पैसा भेजा, 6% तक वो माफ हो गया और पैसा बाहर है। अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि तुम 6.5% तक यहाँ ले आओ। अगर उन्होंने 3 साल रखा तो उनको 20% मिल जाएगा, बाहर उनको 1% मिल रहा है। तो 6% आपने उनसे लिया, उनका काला धन सफेद किया और 20% उनको दे दिया, पैसा चला जाएगा। तो ये हमारे मुफाद में पॉलिसियां जो गवर्नर स्टेट बैंक बना रहे हैं, जो इजिप्ट में हुआ था यहाँ हुआ है। पहले तो ये देखें कि ये पॉलिसियां पाकिस्तान के मुफाद में है या किसी और के मुफाद में है या आलमी मालियाती इदारों के मुफाद में है। तो ये जो अशराफिया का गठजोड़ है, ताकतवर तबकों का, स्टेट बैंक का और SECP का, नैब का और हुकूमत का और कमर्शियल गवर्नमेंट्स का और दूसरे इदारों का, ये गठजोड़ नहीं टूट रहा। सही, ये गठजोड़ तोड़ना पड़ेगा। यही सवाल में हारून साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक्सपोर्ट्स पर आप बात कर रहे थे उस वक्त, और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि हम आगे बात करेंगे आपसे। एक्सपोर्ट्स में इजाफा हमने देखा, रिपोर्ट भी यही हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस पे कहा, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, कि आपने प्रोजेक्शंस क्यों कम रखी थी, और जब पिछले महीने इतनी थी तो इस महीने, और ये 3 महीने से मुसलसल गिरावट है। एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहे हमारे आखिरकार?
जी देखें, एक तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बुनियादी ढांचा जो है हमारी एक्सपोर्ट्स का, उसमें कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई। मुझे आई अंडरस्टैंड कि उस तब्दीली में वक्त लगता है, लेकिन उसकी सिमत नजर आनी चाहिए, क्योंकि आप अभी भी उन्हीं बेसिक कमोडिटीज पर डिपेंडेंट हैं जो आप एक्सपोर्ट करते हैं। उनको हम कितना बेच लेंगे, जितना भी आप बढ़ा दें 100% कैपेसिटी पर भी ले आए, तो तब भी आपके पास जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, कैम्बोडिया मैदान में आ गया है, उनको compete करने के लिए दो जो रेशियोज हैं वो बड़ी क्रिटिकल हैं हमें अपनी मईशत को लॉन्ग टर्म संभालने के लिए। देखिए, पहली है आपकी जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की रेशियो है, वो हमारी 15% के आसपास है और बढ़ नहीं पा रही है। दूसरी हमारी रेशियो है एक्सपोर्ट टू जीडीपी की, जो हमारे कंपेटिटर्स की हमसे 5 से 10% ज्यादा है। तो हमारे ये जो इस वक्त तरजीहात दिखनी चाहिए, एक तो हमें एक्सपोर्ट के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा बीफ अप करने की जरूरत है। उनके पास सलाहियत ही नहीं है कि वो कोई ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिसी बना सकें। जहां तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके सामने है कि कितनी देर से तो उनके कोई चेयरमैन ही नहीं है। मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करता क्योंकि मैं वहां खुद रह चुका हूं, लेकिन अगर आप उसकी ओनरशिप लेते हैं तो आप एक तगड़ा उसका मजबूत प्रोफेशनल बिठाएं, उसके पीछे खड़े हो। ये दो कलीदी हमारे चीजें हैं जो आएगी एफडीआई तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आएगी और हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सिमिलरली हमारी जो मिनिस्ट्री है उसको डेडिकेटेड ये काम करना चाहिए और बढ़ाना है। ये तो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं, लेकिन यहाँ टाइमिंग बहुत जरूरी है। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, हम जो ये सब बातचीत कर रहे हैं, उसके 3-4 फैक्टर्स मैं बोलना चाहूंगा। नंबर 1, अभी ये तीसरा साल शुरू हो गया हुकूमत का, उन्होंने ग्रोथ के नंबर्स को दिखाना है, तो वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि शरह सूद कम रहे ताकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू करे। जहां तक हमारे टैक्सेस की कलेक्शन का हाई टारगेट है, वो इंपोर्ट बिल के अंदर छुपा हुआ है। अगर आप देखिए इस वक्त 50% से ज्यादा कलेक्शन इंपोर्ट से आ रहा है, तो उसके अंदर एक बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर वो घट जाती है तो आपके टारगेट्स गिर जाते हैं, क्योंकि रियल सेक्टर के अंदर तो ग्रोथ आ नहीं पाई है। जो ये तीसरा फैक्टर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको हम कहते हैं पॉपुलिज्म इन जनरल, क्योंकि आपने एक फील गुड फैक्टर दे दिया था जब हमने 4% का नंबर दिया। इस वक्त सियासी तौर पे हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले करने बहुत ज्यादा मुश्किल है, और कोऑर्डिनेशन जो है, हमारी फ्रेगमेंटेशन विद इन द मिनिस्ट्रीज और सूबों के साथ, उसका फैक्टर भी अहम है। मेरी राय ये होगी कि अब जो हमारे पास टाइम रह गया, हमें एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बढ़ाने की जरूरत है कि जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं उनको घटाया जा सके। कोई 2-3 विनर्स अगर हम एक्सपोर्ट के पकड़ सकें, जिनके अंदर अगले 1 साल में इजाफा हो, उनको जैसे कहा गया उनको इंसेंटिव दीजिए ताकि वो उसके अंदर कर सके। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के अंदर जान कम है। सही। अच्छा, ये अगर एनालिसिस है जी, डॉलर की अनसर्टेनिटी से इजाजत दें अगर हर क्योंकि जी कुछ टाइम कम है, तो मैं शमसुल साहब से आपके जो तजावीज़ भी आई सामने, आपने मसाइल भी सही आइडेंटिफाई किए, शाहिद साहब ने भी। शमसुल साहब, असल सवाल लोग हमसे भी पूछ रहे हैं, इस प्रोग्राम के दौरान भी पूछ रहे हैं कि अब डॉलर के बढ़ने से किन अशिया की कीमतों में इजाफा होगा, जो कमोडिटीज़ हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अगर आप लास्ट ही सम अप कर सकें। देखें जी, बिल्कुल इसके फूड इन्फ्लेशन में तो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। हम गंदम भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं, हमने कोई 2 मिलियन टन का, तो और 2 लाख